यहाँ पे जो है हमने जो यहाँ पे आपका सीटेट का जो पेपर 2 है, ओके, सीटेट में पेपर 2, और इसमें देन जो आपकी क्लास 6 से क्लास 6 की जो हिस्ट्री थी यहाँ पे, उसमें 10 यहाँ पे चैप्टर थे और वो 10 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए। वो यहाँ पे जो है हमारी एसएसटी का जो पोर्शन था इसमें हिस्ट्री वाला, उसमें 10 चैप्टर थे, वो हमने फिनिश कर लिए। अब यहाँ पे क्लास 7 की हिस्ट्री हमने स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम क्लास 6 से 7 8 की हिस्ट्री फिनिश करेंगे, फिर हम आपकी ज्योग्राफी कराएंगे, ओके। तो हमारी क्लास 6 की यहाँ पर जो एनसीईआरटी हिस्ट्री थी वो फिनिश हो चुकी है, 10 चैप्टर उसके। अब यहाँ पर क्लास 7 की हिस्ट्री स्टार्ट है और इसमें फर्स्ट चैप्टर है, और ये जो आज का आपका फर्स्ट चैप्टर है मानचित्र के थ्रू है। देखो यहाँ से बहुत बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं। इसमें जो है ये नहीं कि आपको इसमें कुछ एक ऐसा फैक्ट्स है, कुछ फैक्ट्स नहीं है, बस कुछ चीज़ें हैं जो याद करनी है। मैं बताऊंगी क्या क्या याद करना है, और ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे हमें देखनी भी नहीं है, ना ही हमें पढ़ना है, इग्नोर करना है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी फिर लास्ट में मैं आपको वहाँ से क्वेश्चन भी दिखाऊंगी। तो चलो फिर मैं आपको दिखा। देखो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रारंभिक कथन 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो भैया ये मैप देखो, आप देख भी सकते हैं, और इसमें क्या क्या लिखा हुआ है उर्दू में। भाई हमारे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप बताओ आपकी कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? हमारी कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर देखो मानचित्र बने, 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो हम बात करने वाले हैं। एक तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये ना जो आज का आपका यहाँ पे सेशन है ना, ये फैक्ट्स वाला है सारा, मानचित्र के अकॉर्डिंग मानचित्र, ओके। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका कि मानचित्रकार किसे कहते हैं। तो मानचित्रकार उसे कहते हैं जो व्यक्ति मानचित्र या नक्शे बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा स्पेशली, और अब से पहले क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो जहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा या फिर बनने की संभावना है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी। सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, इग्नोर करनी है। जहाँ से जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी वही हम डिस्कस करेंगे, वही हम यहाँ पर जो है उसका नोट डाउन करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मानचित्रकार किसे कहते हैं। तो जो व्यक्ति मानचित्र या नक्शे बनाता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? मानचित्रकार कहते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा मानचित्रकार किसे कहा जाता है। तो जो व्यक्ति आपके मानचित्र और नक्शे बनाते हैं उसे मानचित्र कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लो, नोट फटाफट यहाँ पर। फिर नहीं कहना कि मैम आपने किस तरह पढ़ाया था, ये क्वेश्चन आया था लेकिन हमें नहीं पता। भाई मैं तो बता रही हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, और ये देखो यहाँ से हम क्या क्या पॉइंट्स पढ़ेंगे, समझेंगे। यहाँ पर भी मैंने कहा ना सारी चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है, ओनली हमें वही चीज़ें यहाँ पे देखनी है जो आपसे पूछा जाएगा जहाँ से क्वेश्चंस, ओके। चलो तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो आप सभी फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। तो मानचित्र यहाँ पर 1 है। तो ऐसे ऑप्शन जो है सही कथन के मिलान पर भी दिए होंगे, और यहाँ पर नाम जो है होगा अल इदरीसी। यहाँ पर अल इदरीसी नाम होगा, और इसके सामने या तो होगा आपका किसी और का नाम कि ये आपका जो है फ्रांसीसी है, कैसा है ये फ्रांसीसी है, फलाना ढिमकाना, किसी अदर नाम दे देगा। तो अल जो इदरीसी है ये आपका फ्रांसीसी में नहीं आएगा। अल इदरीसी क्या है? ये अरब का है। तो इसके आगे हमें ये मिलान राइट करना है, ऐसे मिलान में आएगा। ऐसे ही बहुत सारे हैं, मैं बताऊंगी क्या क्या चीज़ याद रखनी है। तो इसमें हमें ये पॉइंट्स याद रखना है फ्रेंड्स कि यहाँ पे एक तो ये चीज़ याद रखनी है कि जो अरब भूगोलवेत्ता है अल इदरीसी, अरब भूगोलवेत्ता है कौन? यहाँ पर अल इदरीसी। इन्होंने 1154 में बनाया था। तो इन्होंने एक मानचित्र बनाया था, मानचित्र वन, ठीक है। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि मानचित्र 1 भी पूछेगा, बस ये पूछेगा कि अल इदरीसी ये कहाँ के भूगोलवेत्ता थे। तो ये अरब के, इस चीज़ को याद रखो भैया, कान खोल के सुनना। बाद में मुझे मत कहना कि कैसे पढ़ाया था, समझ नहीं आया था। पहले ही बता रही हूँ, बाद में मुझे दोष नहीं देना, या फिर मैं यहाँ पर आपको रास्ता बढ़िया तरीके से दिखा रही हूँ, अब चलना आपको ही है उस पर। कैसे चलोगे कैसे नहीं वो आपको पता है। मैं पढ़ा रही हूँ, देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा अल इदरीसी कहाँ के भूगोलवेत्ता, तो अरब के, इस चीज़ को याद रखें। फिर इन्होंने अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने ये जो मानचित्र 1 है ये कब बनाया था? 1154 में। कब बनाया था उन्होंने मानचित्र? 1154 में। तो अल इदरीसी के बारे में आप ये चीज़ याद रखें। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है, और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। अगर थोड़ा और यहाँ पे डीपली पूछे तो यह पूछ सकता है कि अल इदरीसी ने जो यहाँ पे मानचित्र बनाया था उसमें क्या दर्शाया उन्होंने? तो उन्होंने उसमें भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाया है, भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है।
तो ये चीज़ यहाँ पर हुई। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ अल इदरीसी से। तो अल इदरीसी से क्वेश्चन बनेगा कि अल जो इदरीसी है वो कहाँ के भूगोलवेत्ता है, अरब के। और उन्होंने जो मानचित्र वन है अपना कब बनाया था, 1154, ये चीज़ याद रखें। अगर थोड़ा और डीपली पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि इन्होंने इस मानचित्र में क्या क्या दिखाया, क्या क्या नहीं। तो भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है, बस। फाइनली ये 3 चीज़ याद रखें। अब मैं बताती हूँ लिख करके एक बार, लास्ट में वैसे मैं क्वेश्चन भी बताऊंगी। क्वेश्चन देखो यहाँ पे इस तरह से, ये जो अल इदरीसी है, ओके, ये आपके कहाँ के भूगोलवेत्ता है, कहाँ के भूगोलवेत्ता है। तो आंसर बनेगा अरब। फिर क्वेश्चन यहाँ से एक ये बनेगा, स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पर अल इदरीसी के बारे में विचार कीजिए। फिर ये क्वेश्चन बनेगा कि इन्होंने जो ये अपना मानचित्र बनाया था कब बनाया था, 1154 में बनाया था ये। फिर इसमें इन्होंने क्या दर्शाया, तो भारतीय उपमहाद्वीप को इन्होंने इसमें दर्शाया है, ये बन गया। बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यही क्वेश्चन पूछेंगे 3। अल इदरीसी से ये 2-3 फैक्ट्स पूछे जाएंगे। यहाँ पर पूछा जाएगा कि अल इदरीसी के बारे में विचार कीजिए, नीचे ऑप्शन हो गए, और ऑप्शन में आपको गुमराह किया जाएगा कि जो अल इदरीसी है वो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है। और जिसने नहीं पढ़ा तो वो यहाँ पे करेगा कि सारे ही सही है भैया, यही तो गोल गोल यही तो होता है, यही तो है पढ़ाई का मजा, यही तो है, यही तो देखना चाहता है आपको एग्जामिनर कि आखिर ये करता क्या है, पढ़ता क्या है, ये बस ऐसे टाइम वेस्ट करता है। तो इसलिए याद रखिए, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि अरब जो भूगोलवेत्ता है वो अल इदरीसी ने 1154 में बनवाया था, और यहाँ पर इसने भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाया। बस यहाँ पर ये हमारा जो है कंप्लीट हुआ, और इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। और चीज़ को हमें ध्यान नहीं देना, ना पढ़ना है। चलो अब मानचित्र फर्स्ट यहाँ पे हमने कर लिया। अब देखो यहाँ पे मानचित्र 2 है। अब क्या है, मानचित्र 2 है। यह एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनवाया था, और दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं, और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ पर जो मानचित्र 2 है वह किसने बनवाया था, तो फ्रांसीसी मानचित्रकार हुए, उन्होंने बनवाया था। कब बनवाया था, 1720 में बनवाया था। देखो यहाँ से क्या आपको याद रखना है, यहाँ से ये पॉइंट याद रखना है कि भैया अगर आपसे पूछेगा कि मानचित्र जो 2 है वो किसने बनवाया था, तो वो बनवाया था, देखो उसका याद रखना है, वो अरब का था अल इदरीसी। तो ये फ्रांसीसी मानचित्रकार ने बनवाया था, और कब बनवाया था, यह 1720 में बनवाया था। कब बनवाया था, 1720 में बनवाया था मानचित्र 2, ओके, इसमें बनवाया था। बस फिर देखो कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, फिर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहाँ हम आज, यहाँ से लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनेगा, जहाँ हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। यहाँ से लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनेगा, लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनेगा कि अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहाँ हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। तो जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं, और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं। ओके, सो यहाँ पर जो है यहाँ तक और यहाँ तक ये आप याद रखें, ये फैक्ट्स आप याद रखें कि अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है। लाइन टू लाइन जो है फैक्ट दिए होंगे, और आपको चूज़ करना होगा सही कथन कि बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा नहीं है। इसलिए कह रही हूँ इस चीज़ को याद रखें। चलो ये देखो, ये है यहाँ पे आपका ये है मानचित्र 2। ओके, और ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा देख लेते हैं हम। मानचित्र 2 पहले मानचित्रकार के पहले, ये वैसे चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं। ओके, मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस काल विधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई है। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा, उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। तो ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने आपको पहले बताया था कि जो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है उसमें हम टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे।
इस बॉक्स को देखते हैं। देखो ये जो बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पे, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इस लिस्ट में भी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था जो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगी सिर्फ और सिर्फ हम वही चीज़ यहाँ पे देखेंगे और करेंगे और जानेंगे। ओके, चलो फिर इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया। इतिहासकार जब बीते युगों को दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते थे, उनके लिए उन सूचनाओं को, संदर्भों को, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन भी रखना ज़रूरी था। चलो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखो। यहाँ पे देखो ये जो ये दिया हुआ ना, नई और पुरानी शब्दावली। चलो इसमें देखते हैं, यहाँ से फैक्ट वाले क्वेश्चन बनेंगे भैया, यहाँ से फैक्ट वाले क्वेश्चन बनेंगे। और कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी। जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी सिर्फ उसी वही करेंगे। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती है। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों का अर्थ भी बदल जाते हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसे कट कर देते हैं, हमें ये चीज़ नहीं पढ़नी है। ओके, अब यहाँ पर देखो क्या पढ़ना है और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा फैक्ट वाला भैया। चलिए फाइनली उदाहरण के लिए लीजिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा हिंदुस्तान का क्या अर्थ है। हिंदुस्तान का अर्थ है भारत। ध्यान से देखो, अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि हिंदुस्तान का क्या अर्थ है, वो है भारत। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। हाँ, क्या बात है। अब है फैक्ट वाले क्वेश्चन, गजब मस्त एकदम। मैंने कहा था वही चीज़ बताऊंगी बार बार रिपीट करके जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है भैया। एक तो ये पॉइंट्स याद रखना है कि जो ये हिंदुस्तान शब्द है, हिंदुस्तान शब्द का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है भारत। फिर यहाँ पर आता है कि 13वीं सदी, 14वीं सदी, 15वीं सदी, इस तरह से। तो हमें अब यहाँ पे याद रखना है 13वीं सदी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये 13वीं सदी है, 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार, देखो 13वीं सदी में कौन भैया, यहाँ पर 13वीं सदी की बात हो रही है। बात हो रही है किसकी, 13वीं सदी की। 13वीं सदी में फारसी के हैं ये। 13वीं सदी में फारसी के इतिहासकार कौन है, मिनहाज ए सिराज। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था, ये किया था आपका मिनहाज ए सिराज। ये कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के, ये थे आपके फारसी के इतिहासकार। कहाँ के, फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। तो मिनहाज ए सिराज ने किस शब्द का प्रयोग किया, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। कहाँ के रहने वाले थे, तो यहाँ पर आपको गुमराह करेगा अरबी फलाना ढिमकाना, फारसी भी होगा, जिसे पता है वो फारसी टिक करेगा और थर्ड देसी आंसर को गेट कर लेगा। और ये किस सदी के थे, 13वीं सदी के। ऐसे जो है क्वेश्चन दिया होगा कि मिनहाज ए सिराज, उसके आगे होगा 14वीं सदी, 15वीं सदी, तो सही मिलान करना है। तो उसका हमें सही आंसर जो देखना होगा कि यहाँ पे नीचे 13वीं सदी भी है तो उस पर हमें मिलान कर देना है। तो मिनहाज ए सिराज ये 13वीं सदी के हैं, ये है 13वीं सदी के। ओके, अब मैं बता रही हूँ यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा मिनहाज ए जो सिराज है ये कौन सी सदी के हैं, तो ये है 13वीं सदी के। कौन सी सदी के हैं, ये है यहाँ पर 13वीं सदी के। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन गया है, एक क्वेश्चन बन गया है। सेकंड क्वेश्चन ये बनेगा कि जो मिनहाज ए सिराज है ये कहाँ के इतिहासकार थे, ये थे आपके फारसी के। तो ये चीज़ पॉइंट में दे देगा कि मिनहाज ए सिराज के बारे में यहाँ पर आप विचार कीजिए। फिर देगा कि ये 14वीं सदी के आपके इतिहासकार थे, तो गलत होगा क्योंकि 13वीं सदी के हैं। फिर कि ये अरबी के थे, अरबी के कहाँ, फारसी के थे। इस तरह आपको गुमराह करेगा यहाँ पे। फिर ये पूछेगा कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था मिनहाज ए सिराज ने। ये है यहाँ पे 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। वाह वाह क्या बात है। फाइनली वह यहाँ पे जो है फैक्ट्स आ चुके हैं जिसे मैं बताना चाह रही थी। तो भाई बताओ समझ आया कि नहीं आया। काफ़ी यहाँ पे जो है, 1 मिनट रुकिए।
लाइट प्रॉब्लम्स होती रहती है बार बार, चलो कोई बात नहीं। तो समझ आए ना मिन्हाज-ए-सिराज के बारे में। मिन्हाज-ए-सिराज 13वीं सदी के हैं और फारसी के इतिहासकार हैं और हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। बस इतनी चीज़ें याद हैं। और हाँ, फिर यहाँ पर जो है हिंदुस्तान शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था, और इस हिंदुस्तान शब्द का जो प्रयोग किया था उसका आशय क्या था? पंजाब था, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा क्या क्या? पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच स्थित। यहाँ से और यहाँ तक ये चीज़ क्या है? इम्पोर्टेंट है। देखो ये 13वीं सदी किसकी है? यहाँ पे मिन्हाज-ए-सिराज की। कहाँ का? फारसी का रहने वाला। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था मिन्हाज-ए-सिराज ने। और ये जो हिंदुस्तान शब्द का इन्होंने प्रयोग किया, हिंदुस्तान का, इसका क्या अर्थ है? हिंदुस्तान का इसका अर्थ है यहाँ पर क्या? इससे क्या आशय है? पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। तो क्या क्या राज्य? पंजाब, हरियाणा। आपको गुमराह करने के लिए एग्जामिनर यहाँ पर पंजाब कर देगा, उत्तर प्रदेश कर देगा और यहाँ पर कुछ और दे देगा, तो गुमराह नहीं होना है। एक तो पंजाब की बात हुई, एक हरियाणा की, एक गंगा यमुना की। तो यहाँ पर इस हिंदुस्तान का अर्थ क्या है? पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित है। समझ आया? तो यहाँ पर फाइनली हमारी 13वीं सदी कंप्लीट हुई है। ओके, अब यहाँ पर देखो, उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। अब देखो, जो मैंने बताया ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जहाँ तक मैंने बताया था कि यहाँ तक इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर 13वीं सदी पढ़ ली ना हमने, ओके। अब यहाँ पर 16वीं सदी पढ़ लो। कौन सी? देखो, एक बार 16वीं सदी देख लो और फिर हम यहाँ पे 14वीं सदी देखेंगे। तो 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। तो देखो, पहले 13वीं सदी और फिर 16वीं सदी में बाबर ने किया था हिंदुस्तान का। पहले तो आपका उसने किया था और फिर यहाँ पे 16वीं सदी में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग फिर से यहाँ पे जो है किसने किया था? आपका बाबर ने किया था। चलो, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे ये 14वीं सदी, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अमीर खुसरो की है। और यहाँ से भी फैक्ट वाले क्वेश्चन बनेंगे कि यहाँ पर जो है 14वीं सदी के बारे में विचार कीजिए, फिर अमीर खुसरो के। तो यहाँ से देखो, अब 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो, उधर आपके 13वीं जो सदी थी उसके कवि कौन थे? आपके मिहाल में थे ना, मैं तो नाम भूल गई भैया। यहाँ पर 14वीं सदी स्टार्ट है, तो 14वीं सदी के कवि पूछेगा कौन थे? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द है हिंद। देखो, वहां पर तो था उनके द्वारा हिंदुस्तान, इनके द्वारा हिंद। हिंद के ही कुछ कुछ समान था, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान शब्द से में राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। यहाँ से बस एक क्वेश्चन बनेगा, 14वीं सदी के कवि कौन थे? अमीर खुसरो थे, और उन्होंने किस शब्द का यहाँ पर यूज किया? वो है हिंद। बस हिंदुस्तान नहीं, हिंद है। बस यहाँ से यही क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से यही क्वेश्चन बनेगा और इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा 14वीं सदी के कवि कौन थे? तो 13वीं कवि के तो मिहान थे। 14वीं सदी के कवि कौन है? अमीर खुसरो। जो मिहान थे वे कहाँ के रहने वाले थे? आपके अरब या फारसी? फारसी के। इस चीज़ को याद रखें। चलो, बस यहाँ से यही बनेगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहास को बहुत सावधान रहना है, और चाहे यहाँ पे क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ हैं। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय। देखो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने कहा जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी वही मैं आपको पढ़ाऊंगी। इन्हें कट करो और आगे बढ़ो। ओके, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने 13वीं सदी 14वीं सदी देखा, वो चीज़ यहाँ पे याद रखना। आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति, तो ये जो यहाँ पे दिया हुआ है फलाना फलाना ढिमकाना ढिमकाना, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इतिहासकार और उनके स्रोत। चलो, वैसे जो ये है ना यहाँ पे जो मैं दिखाने वाली हूँ, ये तो हमने कर लिया। इतिहासकार और उनके स्रोत। फाइनली यहाँ पे देखो,
और यहाँ पे भी जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी सिर्फ और सिर्फ वही मैं आपको बताऊंगी। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। और साथ ही साथ उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में हमने पढ़ाया था ना, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, है ना, सारी चीज़ें हमने क्लास 6 में पढ़ाई है। तो ये भी चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट, हाँ देखो यहाँ से बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से 1700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो है हम 1000 वर्ष, है ना, पहले तो हम यहाँ पे जो है वहाँ पे 700 से देन 1000 से पीछे थे, अब यहाँ पे हम 700 और 1750 ईस्वी तक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो आगे देखो, यहाँ पर जो ये है, इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं, तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फाइनली आपकी एनसीईआरटी में ना कुछ तो इतनी चीज़, और ये जो यहाँ पे दिया हुआ है बॉक्स में, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ तो आपकी एक्स्ट्रा की चीज़ इतनी दी हुई रहती है ना कि भाई बस क्या ही पूछो उनसे। चलो यहाँ पे अभिलेखागार ऐसे स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपि को संग्रहित किया जाता था। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहाँ वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेखों और लेन देन के ब्यूरो का रिकॉर्ड रखते हैं। हाँ, तो यहाँ से जो है क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से देखो, यहाँ से अभिलेखागार होते हैं जहाँ वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेखों और लेन देन के ब्यूरो का रिकॉर्ड रखते हैं। बस यहाँ से बन सकता है। ओके, चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं। धीरे धीरे कम करने लगे वो, और इस समय के दौरान कागज़ क्रम से सस्ता हो गया। और यहाँ पे ये जो चीज़ दी हुई है भाई आपकी, तो ये भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो, तो बस वहाँ पे जो चीज़ हमने बताई वही चीज़ इम्पोर्टेंट थी। यहाँ पे ये इतनी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको एक बॉक्स सा है और उसमें दिखाऊंगी वहाँ पे एक चीज़। हाँ, यहाँ पे देखो, ये जो भी है ना इधर जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे ये, तो ये चीज़ें आपकी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, जो इम्पोर्टेंट है, अब देखो मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ। ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये जो है ना नई सामाजिक और राजनीतिक समूह, ये हम कल के चैप्टर में करेंगे। देखो अभी इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। और ये भी कहाँ से इम्पोर्टेंट है, यहाँ से मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगी। नस्त लिपि और एक है आपकी शिकस्त लिपि। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है नस्तक लिपि, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि नस्तक लिपि जो है कैसे लिखी जाती है, तो ये आपकी बाई ओर लिखी जाती है। बस यहाँ से यही क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ मेनली यही क्वेश्चन बनेगा कि जो आपकी यहाँ पे नस्तलिख लिपि है ये कैसे लिखी जाती है, बाई ओर। गुमराह करेगा कि नस्तक लिपि दाई ओर लिखी जाती है, और जो यहाँ पे शिकस्त लिपि है यह आपकी बाई ओर लिखी जाती है, तो क्वेश्चन गलत होगा। जो यहाँ पर नस्तक लिपि है यह बाई ओर लिखी जाएगी, और जो ये शिशक्त लिपि है ये दाई ओर लिखी जाती है। बस यहाँ से ये दो क्वेश्चन याद रखना। प्लीज 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 इस क्वेश्चन को रट लो कि जो यहाँ पर आपकी ये नस्तलिख लिपि है ये आपकी बाई ओर लिखी जाएगी, और जो ये शिशक्त लिपि ये दाई ओर लिखी जाती है। फाइनली यहाँ पे डिस्कस हुआ, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट डिस्कस क्वेश्चन था वो हमने कंप्लीट किया। और कल हम यहाँ पे ये नए सामाजिक और राजनीतिक समूह, ये चैप्टर, यहाँ पर चैप्टर तो यही है, लेंदी है, लेकिन इसके बारे में हम कल के सेशन में पढ़ेंगे। ओके, आज जो है हमने देखो एक बार फिर से रिपीट करा दे रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि कुछ यहाँ पे जो है फैक्ट्स, सिर्फ ओनली फैक्ट्स वाला है ना, और वही हमें देखने थे। यहाँ पर जो है एक जो मानचित्र फर्स्ट था वो अरब के जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने बनवाया था, अल इदरीसी ने 1154 में बनवाया था। और यहाँ पर जो है इन्होंने जो ये बनवाया है इसमें भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाते हैं ये, बस ये चीज़ थी। फिर मानचित्र 2 था, ये फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनवाया था। बस यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी थी। फिर यहाँ पे ये कि अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उन जगह है जहाँ हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। बस ये चीज़। फिर हमने यहाँ पे आपको ये चीज़ बताई थी, यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट नहीं था, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं था, और ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट नहीं थी। हाँ, फिर यहाँ पे आती है उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द। अब बात आती है यहाँ पे आपकी
13वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी की। तो यहाँ पे हिंदुस्तान शब्द अगर हम लेते हैं इसका अर्थ होता है क्या, भारत। चलो फिर 13वीं शताब्दी 13वीं सदी के फारसी के इतिहासकार हुए मिन्हाज सिराज, इन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया और इसका आशय हिंदुस्तान शब्द का पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना, बस यहाँ तक ये याद रखना है। फिर यहाँ पर जो है हमने बात की है फ्रेंड्स आपकी 14वीं सदी की। 14वीं सदी के कवि कौन थे, अमीर खुसरो, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जिन्होंने एक शब्द का यूज़ किया हिंद, बस यहाँ से यही क्वेश्चन बनेंगे और चीज़ें जो है वो हमारी इम्पोर्टेंट नहीं थी। ओके, ये भी चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। अब बस जो मैंने बताया आपको, फिर मैंने बताया आपको, देखो यहाँ पे नस्त, हाँ ये बताया फिर मैंने, नस्तलिख लिपि बाईं ओर लिखी जाएगी और जो यहाँ पे सिसक्त लिपि है दाईं ओर। इसको याद प्लीज़ 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 याद करो, रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से। तो बस अब यहाँ पे जो ये है ना नई सामाजिक और राजनीतिक समूह, ये हम कल देखेंगे और मैं खास तरीके से आपको क्वेश्चन करा दे रही हूँ, है ना, जिससे कि आपको यहाँ पे थोड़ा आइडिया भी होगी, हाँ भाई किसे कैसे किस माध्यम से क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको क्वेश्चन करा दे रही हूँ। 2-3 क्वेश्चन है क्योंकि इतना नहीं था, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स था बस वही तो है ना। चलिए देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, जो हमने पढ़ा वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, सही से दिख रहा है ना। निम्नलिखित वक्तव्यों ए और बी पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पे कथन ए के हिंदुस्तान शब्द का अर्थ समय के साथ विकसित होता गया। देखो हाँ, किसी ने हिंदुस्तान का शब्द का अर्थ यहाँ पे भारत लिखा, हिंदू, बहुत सारे इन्होंने अपने अपने अनुसार बताए। और 13वीं शताब्दी में इसका आशय पंजाब। हाँ देखो 13वीं शताब्दी, बिल्कुल 13वीं शताब्दी किसकी थी, मिनहाल की थी ना। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, जो 13वीं शताब्दी है, 13वीं शताब्दी हमने पढ़ा ना, 13वीं शताब्दी में इसका जो आशय है, 13वीं शताब्दी में इसका जो आशय है, यहाँ पे एक मिनट रुको, 13वीं शताब्दी में इसका जो आशय है क्या था, हिंदुस्तान शब्द का 13वीं शताब्दी में आशय क्या था, पंजाब था, हरियाणा राज्य था और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था, है कि नहीं। और 16वीं शताब्दी में इस शब्द का प्रयोग, फिर हमने 13वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी में इस शब्द का प्रयोग जो है उपमहाद्वीप के भूगोल और संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया था। तो इस चीज़ को याद रखें और देखो ऐसे क्वेश्चन बनेगा आपका। तो फाइनली ये दोनों ही यहाँ पे हमारे सही है, ए और बी दोनों कथन सही है। 13वीं शताब्दी में हिंदुस्तान शब्द का आशय था पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना। फिर यहीं पर बाबर ने 16वीं शताब्दी में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग आपका किया था भूगोल और संस्कृति का वर्णन करने के लिए, भूगोल और संस्कृति का वर्णन करने के लिए। तो इस चीज़ को भी आप याद रखें। ओके, देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे फिर आपके। चलो अब यहाँ पर जो है स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन आता है। सेकंड, अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली कौन सी थी। तो अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली यहाँ पे कौन सी, नस्तलिख। देखो इतनी चीज़ इसमें दी भी नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने अपने आप से ही लिया है। यहाँ पर तो हमने पढ़ा है कि जो नस्तक लिपि है यह है आपकी किस ओर लिखी जाती है, यह है आपकी बाईं ओर लिखी जाएगी, और जो सिसक्त लिपि थी वह आपकी दाईं ओर लिखी जाती थी। और अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली यहाँ पर कौन सी है, नस्तक लिखी है। वो चीज़ उसमें नहीं आई, लेकिन फिर भी मैंने ये आपको एडवांस में बता दिया। हाँ यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, तो देखो जिस घड़ी का था हमें इंतज़ार, आखिर वह घड़ी आ चुकी है। मैंने बताया भी था ना आपको कि ये जो क्वेश्चन है अल-इदरीसी और इससे कैसे किस माध्यम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फाइनली देखो यहाँ पे अल-इदरीसी और उसके बनाए गए मानचित्र के संदर्भ में क्या सही है। तो बताओ क्या वह एक फारसी भूगोलवेत्ता था, या फिर जगहों के नाम अरबी में चिन्हित है, या फिर श्रीलंका ऊपर की ओर, उत्तर भारत नीचे की ओर दिखाई पड़ता है। तो बताओ, तो यह एक फारसी भूगोलवेत्ता कहाँ है भैया, ये तो एक अरब भूगोलवेत्ता था। यस, ओके। तो देखो यहाँ पे ये कथन गलत है, ए वाला। जगहों के नाम अरबी में चिन्हित है, ये जो जगह के नाम है यस ये अरबी में, भाई यहाँ पे अरबी का ये तो था ही है। और श्रीलंका ऊपर की ओर, उत्तर भारत नीचे की ओर दिखाई पड़ता है। ये मैंने कहा था ना कि ये भी आपको लाइन टू लाइन दिखेगा, है ना, अल-इदरीसी के अकॉर्डिंग लाइन टू लाइन का आपको ये मिलेगा, मैंने बताया था ना। इसलिए यहाँ पर बी और जो सी कथन है ये हमारे सही है, ए कथन गलत है, बी और सी कथन सही है। और ये सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस 29 दिसंबर 2021 को पूछा गया क्वेश्चन है, देख लो। नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा लेके आई हूँ, कहते हैं ना इन एडवांस। ओके, अब तक हमने ये चैप्टर नहीं पढ़ा, लेकिन पढ़ेंगे ही बहुत जल्द। तो प्राचीनतम लघु चित्रकला किस पर बनाए जाते हैं।
तो पात्र ताड़पत्र कागज लकड़ी की तख्ती, तो ये पात्र पर नहीं, ताड़पत्र पर कागज पर लकड़ी की तख्ती पर। यहाँ पर आपका बी, सी और डी ऑप्शन सही है। यहाँ पर पूछा है लघु चित्रकला, प्राचीन जो लघु चित्रकलाएं किस पर बनाए जाते थे, ताड़पत्र पर कागज पर लकड़ी की तख्ती पर। ये सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस का है और 20 दिसंबर 2021 को ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। बस यही थे, इसमें 4 क्वेश्चन ही आज। ओके, तो बताइए फ्रेंड्स, आपको समझ आया कि नहीं आया। तो वैसे भी आज के इसमें जो है सेशन में फैक्ट्स वाले क्वेश्चन थे और बहुत कम थे, तो बस वही मैंने आपको बताया। अब बताओ आपको कितना समझ आया कितना नहीं। और भाई देखो, मैंने तो अपना पूरा 100% दिया है आप लोगों के लिए, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना अच्छा समझा कितना नहीं, या आपको क्या समझ आया क्या नहीं। अली इदरीसी के बारे में पढ़ाया यहाँ पे, और अमीर खुसरो के बारे में पढ़ाया, और यहाँ पे 13वीं सदी 16वीं सदी और 14वीं सदी के बारे में पढ़ाया मैंने। यहाँ से फाइनल क्वेश्चन, और एक नस्तक लिपि और एक सिसक्त लिपि। नस्तक लिपि जो है वो दाईं ओर लिखी जाती है और सिसक्त लिपि जो है बाईं ओर। बिल्कुल मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़कर प्लीज़ इस चीज़ को याद रखें, नस्तक लिपि और बाई लिपि, ठीक है। और सॉरी, नस्तक लिपि और सिसक्त लिपि कैसे लिखी जाती है, दाईं ओर की बाईं ओर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।